ऑल राइट बेटा। तो देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी उसके एप्लीकेशन कराए थे एंड साथ के साथ मैंने आपको डिस्कस किया था अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केपी क्या है, केएक्स क्या होता है एंड उनको कैसे रिलेट करते हैं आपस में, यहाँ तक डिस्कस किया था। सभी को यहाँ तक ध्यान है? तो आज कुछ एप्लीकेशन करते हैं ऑन केपी एंड इसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिस्कस करनी है। पहला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड दूसरा चीज है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, जो विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना। तो चलो आओ सबसे पहले केपी पे कुछ एप्लीकेशन करते हैं। देखो, एक मैं आपको रिएक्शन लिख के दे रहा हूं, NH4 का होल ट्वाइस सल्फर सॉलिड अमोनियम सल्फाइड। ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसका कैटायनिक पार्ट अमोनियम आयन है एंड सल्फाइड आयन इसका दूसरा पार्ट है। जब इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू अमोनिया एंड H2S एंड बोथ आर गैसेस। हाइड्रा एसिड जितने भी होते हैं, H2O को छोड़ दिया जाए और HF 20 डिग्री तक लिक्विड है, उसके बाद वो भी गैस हो जाता है। इन दोनों को छोड़ दे तो सब गैस होते हैं। सो अमोनिया हो जाए, H2S हो जाए। इस पे कुछ कहानी ऐसे समझ लो कि इसका केपी आपको दिया हुआ है 8। केपी इज गिवन एज 8 ATM का क्यूब। आई होप आप समझ रहे होगे यूनिट वगैरह कैसे आता है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ईच गैस and total pressure, assuming that enough of ammonium sulfide is taken in the container, enough of ammonium sulfide is taken in the container। क्योंकि इक्विलिब्रियम आने के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड हैज टू बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ये सुनो, तो उसके लिए एक सफिशिएंट क्वांटिटी हमें लेना चाहिए। मान लो, एज्यूम कर लो कि इनफ ऑफ अमोनियम सल्फाइड इज टेकन इनसाइड द कंटेनर। नाउ यू कैन प्रोसीड। अच्छा, ये टेम्परेचर एट मान लो 500 डिग्री सेल्सियस पे मैंने दिया हुआ है। वैसे इस टेम्परेचर का कोई यूज नहीं है, अनलेस किसी और टेम्परेचर पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा हो, तब तक इसका यूज नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उस बात को सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए हर बार ये टेम्परेचर मेंशन रहेगा। नाउ यू डू इट बेटा, कैलकुलेट करिए। ओके बेटा, चलो देखते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। एक बात बताओ, केपी का एक्सप्रेशन लिखने आता है सभी को? कैसे लिखते हैं? हाउ टू राइट केपी? ना बाबा, सिर्फ केपी कैसे लिखते हैं? आई एम नॉट आस्किंग द रिलेशन बिटवीन केपी एंड, सो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू अमोनिया का होल स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू H2S एंड डिवाइडेड बाय एक्टिव मास 1। क्योंकि ये सॉलिड है ना, सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है, सीधा सीधा उसका यूज करेंगे।
यहां तक क्लियर है? बोलो। अच्छा जी, एक बात बताओ, अगर मान लो ये x मोल टूटता तो ही ये 2x मोल और ये x मोल बनते। ये मोल्स का रेशियो है एट इक्विलिब्रियम। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर अगर मैं बात करूं तो प्रेशर इज nRT बाई V, एंड क्लोज्ड कंटेनर है, टेम्परेचर फिक्स है, तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है? मोल के। तो यानी मैं इसको क्या 2p और इसको p भी लिख सकता हूं क्या? हियर p is the partial pressure due to H2S and 2p is the partial pressure due to ammonia। कोई प्रॉब्लम क्या? क्योंकि उनके मोल अगर 1:2 रेशियो में है तो प्रेशर भी 1:2 रेशियो में रहेगा। तो मैं सिंपल एकदम करने की कोशिश कर रहा हूं, कोई दिक्कत? बस इतना ही लिखना था और कुछ दम नहीं है इस क्वेश्चन में। अब सॉल्व करो। ये लिखा हुआ है 8 और ये कितना है 2p का होल स्क्वायर इंटू p। अब बताओ बेटा ये कितना आ गया? 4p क्यूब इज इक्वल टू 8। ये कितना आ गया p का वैल्यू? क्यूब रूट ऑफ 2 पे पावर 1/3। यही एटीएम आया। ये सुनो, तो बताओ इंडिविजुअल प्रेशर कितना, पार्शियल प्रेशर कितना आएगा? तो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू H2S विल बी 2 पे पावर 1/3 एंड पार्शियल प्रेशर ड्यू टू व्हाट NH3 विल बी 2 times of 2 पे पावर 1/3 and total pressure will be 2 plus 1, 3 times of 2 पे पावर 1/3। This is the answer। अगला क्वेश्चन लिखिए। चलो बेटा अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। लिखो। When ammonium chloride undergo decomposition, it forms ammonia and HCl gas। अमोनिया एंड HCl गैस, ये क्लोज्ड कंटेनर में लिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। इफ इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द मिक्सचर is found to be 8 atm, then find Kp। फाइंड Kp। क्वेश्चन लिखिए पूरी तरीके से एंड फिर इसको सॉल्व करो। हाँ बेटा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोल रहा है तो मतलब किसका है? टोटल प्रेशर ही दिया।
क्या आएगा आंसर? कितना आया? 16 आ रहा है। आ गया 16? आओ चेक करते हैं कैसे करना है। देखो फिर से वही कहानी, सेम ही स्टोरी रिपीट होने वाली है। सॉलिड है, अगर ये x मोल टूटेगा पर लीटर तो ये x एन x बनेगा, ये सुनो, क्योंकि कंटेनर क्लोज्ड है। बोलो, तो उनमें अगर ये 1:1 रेशियो में बन रहे हैं तो इनके प्रेशर भी उसी हिसाब से 1:1 के हिसाब से रहेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका प्रेशर P और इसका प्रेशर P रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ये मोल यानी ये प्रेशर, और इसका प्रेशर तो कुछ होगा नहीं भाई, सॉलिड का क्या प्रेशर होगा, एक्टिव मास इसका 1 ही मान के। अब हमें पता है कि Kp का वैल्यू होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl एट व्हाट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यही प्रेशर P है इंटू P मिलके क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर। आपको देखो दिया क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज 8, यही दिया है ना। तो टोटल प्रेशर अगर 8 एटीएम है तो कितने लोग कह रहे हैं टोटल प्रेशर किसके वजह से होगा, अमोनिया प्लस प्रेशर ड्यू टू H2S इज इक्वल टू कितना 8। तो ये P मान लो, ये P मान लो, कितना आ गया 8, 2P इज इक्वल टू 8, तो P इज इक्वल टू कितना, अब P पता चल गया तो क्या उठा के यहाँ रख देंगे, 4 का स्क्वायर एटीएम स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा 16 एटीएम स्क्वायर। आसान क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन लिखे। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसी कहानी को रिपीट करते हैं। कितना आया था हमारा आंसर, 16 आया ना, ठीक है, मिटा दो ना ये सब। कर लिया बेटा सभी ने? आइए सेम कहानी देते हैं, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे इस बार ना। ट्विस्ट बस इतना सा है कि इस बार Kp आपको दिया हुआ है पहले, Kp इज 16 एटीएम स्क्वायर एट 300 डिग्री सेल्सियस, मान लो ऐसा दिया हुआ है आपको। गॉट इट? और आपको एक और कहानी दिया हुआ है कि कंटेनर के अंदर HCl पहले से ही मौजूद है, कितना है वो मैं अभी आपको बताता हूं। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता है सबको? नहीं तो
हाँ, लिखिए क्वेश्चन इसके बारे में। लिखो, अमोनियम क्लोराइड is mixed in a container, closed container, which already have HCl, at 6 atm pressure, which already have HCl at 6 atm pressure. Got it? समझ में आ गया? Then find, अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने दिया हुआ है ये रिएक्शन का, तो आपको लिख लेना, ये लास्ट में लिख लेना चाहे तो। Then find minimum number of mole of ammonium chloride required, minimum number of moles of ammonium chloride required to attain equilibrium point, to attain equilibrium point. Come on everyone, I'll repeat the question again. Ammonium chloride is mixed in a container which already have HCl at a pressure of 2, लिख लिया ना, सॉरी कितना, 6 atm, sorry 6 atm, and find the minimum number of mole of ammonium chloride required to attain equilibrium point. कहानी में और क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, कर लो थोड़ा आसान करते हैं, टेम्परेचर लिख लो 27, एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर गिवन एज, कितना दे दूं, 1 लीटर दे देता हूं, कोई तकलीफ ना हो, ठीक है कर लो, 1 लीटर कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, चलो निकालो। चलो बेटा जल्दी करो, जल्दी करो। चलो लेट्स सी आप लोगों में से कौन इसको सही करता है। चलिए बेटा मैं सॉल्व करूं, ओके टेक योर टाइम, बट 1 मिनट में और दे सकता हूं एट द मैक्स, इसके बाद आपको निकालना। चलिए
चलिए बेटा देखते हैं। तो देखो इसका एक क्वेश्चन और ब्रेक डाउन किया जा सकता था। आई कुड हैव आस्क्ड लिटिल इजियर क्वेश्चन इन दिस, दैट व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ अमोनिया, है ना। अगर मैं वो पूछ देता तो शायद आपसे और जल्दी आंसर निकल के आ जाता। चलो देखते हैं, बट अभी फिलहाल करते हैं, देखते हैं क्या करना है। चलो सबसे पहले कितने लोग कहेंगे कि सर ये कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई, कि हमें तो चाहे जो भी हो, अगर इसका 1 मोल टूटता है तो इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बनेगा, x टूटा तो इसका x एंड x बनेगा, बनेगा ना। अभी ये बनने वाली बात है, बनने वाला, ये टूट रहा है, ये बन रहा है, ये रिएक्ट कैसे कर रहे हैं उसके बारे में कहानी है बस। लेकिन अगर मैं पूछूं टी टाइम पे इनके मोल्स क्या है, तो भाई देखो इसको मोल्स के बारे में तो कुछ लिखो ही मत भाई। या तो अगर मान लो ए मोल लिया है तो इसको क्या लिखोगे, a-x, और ये कितना लिखोगे x, और कितने लोग कह रहे हैं ये x प्लस इनिशियली टेकन मोल, लेट अस कंसिडर दैट वैल्यू टू बी नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl टेकन एट t इज इक्वल टू 0। इनिशियली जितना भी लिया था, HCl पहले लिया था ना, कितना लिया है इक्विवेलेंट टू, अरे 6 ATM के करस्पॉन्डिंग, तो कुछ ना कुछ तो उसका मोल होगा ना, इसलिए मैंने बोला। ये तो मैंने बताया टूट करके जितना भी। अब आपके दिमाग में है सर आप आगे क्यों ले जा रहे हो, पीछे भी ला सकते थे, इसलिए क्योंकि Q वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पे 0 ही आएगी, क्योंकि ये तो है, ये है ही नहीं। t इज इक्वल टू 0 पे मान लो ये a लिया था और ये, इसको चलो b ले लो, इसको बात ही खत्म करो, क्योंकि एंड इसका प्रेशर के इक्विवेलेंट हमारा आंसर कितना आ रहा है 4 ATM। जो PV इज इक्वल टू nRT लगाएंगे, दिस इज मोल, मोल्स एट t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t मोल्स में लिख रहा हूं, प्रेशर में लिखने जा रहा हूं, तो इनका तो कोई सेंस नहीं बनता है सॉलिड का प्रेशर का। इसका आएगा P प्लस P एंड प्लस P नॉट ऑफ HCl, जो जितना पहले लिया था, कितना लिया था पहले 6, तो इसको लिखना पड़ेगा P एंड इसको लिखना पड़ेगा P प्लस 6। क्या सबको समझ में आ गया? यही क्वेश्चन खत्म हो गया, पता है, क्वेश्चन यही खत्म हो गया। तो अब बताओ क्या आप Kp का एक्सप्रेशन लिखना जानते हो? बिल्कुल, सभी लोग को पता है, अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl। ये वैल्यू कितना है बेटा P, एंड ये कितना है P प्लस 6, एंड टोटल वैल्यू कितनी है मतलब Kp का 16। तो बताओ क्या P स्क्वायर प्लस 6P माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आ रहा है? बोलो। तो P का वैल्यू यहां से कितना आया 2 एंड, तो माइनस तो हम इग्नोर कर देंगे, तो P का वैल्यू कितना लेंगे 2 लेके चलेंगे, 2 ATM। अब कुछ समझ में आया? ये कुछ समझ में आया? ये P का वैल्यू 2 ATM, ये कौन सा प्रेशर है जो इस मोल के बराबर होगा? वी कैन रिलेट दैट दिस प्रेशर P कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया into R into T upon V is the volume of container, क्योंकि मैंने कहानी लगाया है किसी का प्रेशर पता हो तो उसका नंबर ऑफ मोल into RT by V में लिख सकता हूं। इज दैट क्लियर? और अमोनिया का प्रेशर ही P है और उसका मोल ही कितना है X, सो आई एम गोइंग टू राइट दैट P का वैल्यू कितना 2 ATM, मोल कितना यही तो निकालना है, ये X है, इसको X मान लिया। R की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर 300 केल्विन एंड वॉल्यूम कितना लिया था 1 लीटर, तो X का वैल्यू जरा बताओ तो कितना आ रहा है 2/25 आ गया, यह आ गया मोल। यस और नो? मतलब अमोनिया का जो मोल मुझे इक्विलिब्रियम पे मिलना चाहिए वो 2/25 मिलना चाहिए। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर तुमने 2/25 मोल अमोनियम क्लोराइड 2/25 से कम लिया है तो क्या अमोनिया 2/25 मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा भाई, उससे ज्यादा होगा तभी तो उसका पार्ट यहां टूटेगा, कुछ बचा रहेगा। तो जब मैं मिनिमम की बात करूंगा तो लिमिटिंग वैल्यू लेना है, मतलब इतना लो जितना टूटते ही ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाए और ये पूरा X बन जाए। तो आंसर क्या होगा 2/25 मोल
शुड बी द मिनिमम, उससे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए बस। और वो लिमिटिंग वैल्यू को हम वैसे भी डीपी को नेग्लेक्ट ही मान के चलते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा 2/20। था ना मजेदार क्वेश्चन? ठीक है, आंसर विल बी 2/25 मोल्स। नोट करके लिख लेना, अच्छे से लिख लेना। किसी का आया था? निकल, चल कोई नहीं, गुड। आगे चले अब। हाँ, आगे चले। देखो अब इसी कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, ध्यान से सुनो भाई। देखो कई तरह के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, हमने देखे हैं इनऑर्गेनिक पढ़ते समय। कई सारे सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनके पास H2O डॉट में अटैच रहता है। उनमें से एक नाम मैं लेके चलूंगा, कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। बता दूं क्या इसको? ठीक, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O। इस पूरी कहानी में ये सॉलिड होता है, और ये 5 वाटर में से 4 आपको मैंने तब पढ़ाया हुआ था। अभी इसका कोई खास रेलेवेंस है नहीं इस क्वेश्चन को करने में, बट मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं कि 4 कॉपर +2 से कोऑर्डिनेटेड रहते हैं और 5वां सल्फेट आयन से जुड़ा रहता है। ओके, खैर जब भी इसको हीट करते हैं, अगर माइल्ड हीटिंग करें तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के मैं इसे CuSO4.4H2O, अभी भी ये सॉलिड है और एक H2O वेपर है, मतलब इसको गैस के फॉर्म में लिख देना चाहिए, जहां पे ऑफ कोर्स टेम्परेचर विल बी हायर देन 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो मान लो किसी कंटेनर के अंदर ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? अब मैंने कॉपर सल्फेट .5H2O को मैंने बाहर से ऐसे ऐड किया, अभी कुछ नहीं था कंटेनर में, पूरा वैक्यूम था, कुछ भी नहीं था, इसको मैंने ऐड किया। तो नेचुरल से बात है कि जब ये आप लोगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है तो Q वैल्यू 0 होगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट, तो ये आगे की तरफ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आते ही जो भी इसका Kp है उसके बराबर जब इसका प्रेशर हो जाएगा तो उस टाइम पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। उसके बाद कहानी, ये तो हो गया सिंपल सा एकदम वर्जन। दूसरा वर्जन ये है कि मान लो कॉपर सल्फेट को मैं .5H2O को ऐड तो कर रहा हूं, लेकिन ऐसे कंटेनर में कर रहा हूं जिसमें H2O का वेपर पहले से ही प्रेजेंट है, H2O गैस पहले से ही प्रेजेंट है। अब इसमें 2 कंडीशन आ सकते हैं। एक कंडीशन ये कि जो इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर हमें चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका Kp का एक्सप्रेशन लिखोगे, क्या लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ड्यू टू H2O गैस, इजंट इट? भाई ये तो सॉलिड है, वो सॉलिड है, दोनों का एक्टिव मास 1, तो सिर्फ ये लिखेंगे या नहीं बोलो? Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ड्यू टू H2O गैस। तो जब भी आप इसको ऐसे लिखोगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आते आते ये प्रेशर ड्यू टू H2O Kp के बराबर होना चाहिए। मान लो ये Kp का वैल्यू मैंने दिया हुआ है से फॉर एग्जांपल 300 टॉर दिया हुआ है, तो यानी इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ वाटर कितना आना चाहिए? 300 टॉर के बराबर। अब कहानी सुनो, अगर मान लो मैंने इसको कॉपर सल्फेट .5H2O जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है उसको मैंने ऐड किया एक ऐसे कंटेनर में जिसमें पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट था और उसका जो प्रेशर था वो 200 टॉर पहले से ही था, 200 टॉर पहले से था। क्या इक्विलिब्रियम आ चुका है? नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम तक आते आते इसका प्रेशर कितना होना चाहिए? 300 टॉर, यानी अभी 100 टॉर और चाहिए, और चाहिए मतलब ये अभी आगे की तरफ जाएगा। जब भी ये आगे की तरफ जाएगा इससे मॉइस्चर निकलेगा, इसका वेट कम होगा, इससे H2O वेपर बाहर की तरफ आना चाहेगा। ऐसे नेचर को बोलते हैं इफ्लोरेसेंट। क्या बोलते हैं? इफ्लोरेसेंट। इफ्लोरेसेंट का मतलब है कि जो भी गैसियस कंपोनेंट है, खास करके मॉइस्चर, वो बाहर की तरफ निकल रहा है।
दूसरा होता है डेलिक्वेसेंट। डेलिक्वेसेंट का मतलब है वाटर को वो एब्जॉर्ब करना चाहेगा। वो कब हो सकता है? जब कंटेनर के अंदर वाटर वेपर इतना प्रेजेंट हो कि pH2O से भी ज्यादा हो जाए, इक्विलिब्रियम वाला। मान लो 500 टॉर पे मैंने H2O वेपर लिया और उसमें कॉपर सल्फेट डाल, कोशिश करेगा ये क्या होने की, H2O को पीछे ले जाने की। लेकिन पंगा पता है यहां पे क्या है कि अगर ये है और ये है ही नहीं तो क्या ये पीछे कभी जा पाएगा? किससे रिएक्ट करेगा? इसलिए हर बार ये बोलना कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा ये कोई जरूरी बात नहीं है। इक्विलिब्रियम पॉइंट हर बार मैंडेटरी नहीं है कि वो होगा ही, वो तभी हो सकता है जब कंडीशंस वैसे डेवलप किए जाए। जैसा मैंने अभी बोला कि अगर आप 300 इसका आइडियल प्रेशर है जो चाहिए इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, मैंने 200 के बराबर मॉइस्चर पहले से रखा है और ये डाल रहा हूं तो 100 और मिलेगा वाटर वेपर तब जाके आने वाला है, तो ये फॉरवर्ड जाएगा एंड फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट्स ये एंड ये मिलेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला कि ऑलरेडी 500 पे H2O पहले से ही प्रेजेंट है, मतलब मैंने ऐसे डब्बे में कॉपर सल्फेट को डाला जिसमें H2O वेपर ऑलरेडी 500 टॉर पे था। इसमें डालते ही क्या इसके आगे जाने की टेंडेंसी बची है? नहीं, क्योंकि चाहिए ही 300 था, है तो ये 500। ये चाहता तो है कि ये कम हो इक्विलिब्रियम के लिए, लेकिन उसके लिए ये भी चाहिए और ये मैंने कंटेनर में डाला ही नहीं, तो क्या यहां कभी इक्विलिब्रियम आ पाएगा? RF कुछ कर ही नहीं पाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड का तो बात ही खत्म करो, कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि ये। लेकिन अगर उसी में बाद में मैं बोलूं कॉपर सल्फेट डॉट 4H2O भी मैंने ऐड किया तो ये धीरे धीरे 500 से रिड्यूस होकर के 300 की तरफ आएगा और उतने सारे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा थे उनको इसके साथ कंबाइन करके पीछे लेके जाएगा। क्या मेरी बात घुसे दिमाग में? ओके, ग्रेट। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और कब ये बाहर निकालेगा, वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर रिएक्शन मिक्सचर में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आते ही प्रेशर कितना हो सकता है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे और भी आते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपने ये टॉपिक पढ़ा है? नाम सुना है? ये जब भी हमारा रेनी सीजन होता है उस टाइम पे बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% आ गया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% पे चल रहा है, बहुत ह्यूमिड है, बहुत उमस होती है, हम लोग को पसीने बहुत आते हैं। क्या मतलब होता है इस चीज का? तो इसका लेना देना इसी केपी वैल्यू से ही है ना, इसी केपी वैल्यू से है। वहां इक्विलिब्रियम थोड़ा बदल जाता है, वहां का जो इक्विलिब्रियम होता है वो H2O लिक्विड जितने भी अगल बगल वाटर के रिजर्वायर प्रेजेंट है, लेक हो गया, समंदर हो गया जहां से वाटर ऊपर की तरफ जा सकता है, बहुत सारा वाटर, और H2O गैस के टेम्परेचर मान लो यही हमारा करीब गर्मियों में कितना 50 डिग्री तक, बहुत ज्यादा हो गया, मर जाएंगे हम लोग। इसको कितना 45 डिग्री सेल्सियस तक लेके चलते। तो 45 डिग्री सेल्सियस पे एक बात बताओ, जैसे आप यहां केपी निकाले हो यहां पे भी निकाल सकते हो। केपी वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? पार्शियल प्रेशर ड्यू टू H2O गैस ओनली, क्योंकि लिक्विड प्योर लिक्विड का भी यह समंदर है पानी का, लिक्विड इन लार्ज एक्सेस, इसका भी एक्टिव मास कितना हो गया? 1। तो इसलिए मैंने सिर्फ ये लिखा, मतलब कि, और इसी वैल्यू को P0 बोलते हैं और यही वैल्यू वेपर प्रेशर भी बोली जाती है। एंड प्यारे बच्चों इसी को एक्वस टेंशन भी बोलते हैं, एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन कभी भी बोले जिस भी टेम्परेचर पे वो बात कर रहा है उस टाइम पे वाटर लिक्विड से वेपर बनने में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा वही एक्वस टेंशन है, या P0 है, या ये रिलेशन है। गॉट इट? अच्छा जी, अब जैसे मान लो 45 डिग्री पे जो भी यहां पे केपी की वैल्यू है उसके हिसाब से प्रेशर है। से फॉर एग्जांपल हमने 45 डिग्री पे जो P0 हमारा निकल के आया, यानी P ऑफ H2O एट इक्विलिब्रियम, वो मान लो कि करीब 500 टॉर प्रेशर आना चाहिए अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ तो।
तो चेक करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर कोई क्लोज्ड कंटेनर नहीं है कि गैसेस गई और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। एटमॉस्फेयर पूरा देखो कितना बड़ा एक्सपेंशन में है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनका एक कॉम्बिनेशन लेकर के उसके अंदर टेस्ट करते हैं कितना मॉइस्चर है। अगर उसका जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है, अगर उसका प्रेशर इससे ज्यादा तो खैर हो ही नहीं सकता है, इससे अगर कम हुआ, कितना कम है, उसी से रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाला जाता है। जैसे मान लो एक्चुअल एयर में हमारे पास जितना भी वाटर वेपर है उसका जो प्रेशर आ रहा है PH2O इन एयर एटमॉस्फेयर, वो से फॉर एग्जांपल 100 टॉर आ रहा है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होना, कितना चाहिए था इक्विलिब्रियम आते आते? 500, हुआ कितना? 100। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऐसे निकालते हैं जितना एयर का प्रेशर है, प्रेशर ऑफ एयर ड्यू टू वाटर, या प्रेशर H2O लिख दो इन एयर, ये ज्यादा बेटर है, डिवाइडेड बाई P0 ऑफ H2O एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इनटू 100, दिस विल गिव यू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसलिए बोलते हैं 90%। कभी देखा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 200% हो गया? कभी नहीं। 85%, 90%, 96%, क्योंकि जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 के क्रॉस हुई, इसका मतलब जो प्रेशर ड्यू टू H2O इन एयर है वो ये 500 से भी ज्यादा आ गया। तो कितने लोग कह रहे हैं ये रिवर्स जाने लग जाएगा, इक्विलिब्रियम पीछे जाने लग जाएगा, तो कंडेंस होकर के नीचे डिपॉजिट होने लग जाएगा। ये यूजुअली फिनोमेना देखा जाता है ठंड के टाइम में, जब रात के टाइम में टेम्परेचर बहुत डिप हो जाए, लेकिन वहां पे आप देखते हो फॉग वगैरह बनने लग जाता है। तो वो कंडेंसेशन प्रोसेस में ही है, प्लस आपको मालूम है कि बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल भी है, उनके ऊपर भी चिपक जाते हैं, तो एक तरह का पोल्यूटेंट की तरह भी वो बिहेव करते हैं। बट हाँ, मैं आपको एक आइडिया दे रहा था कि अच्छा ये क्लियर हुआ ना टेम्परेचर वेरिएशन से। क्योंकि आपको बताओ केपी का वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? केपी डिपेंड्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। आपको पता है दिन के टाइम में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो P0 बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है? H2O लिक्विड से गैस जाना एंडो है या एक्सो है? एंडोथर्मिक। अरे बाबा, इसको हीट दोगे तभी आएगा ना। एंड एंडोथर्मिक में हायर टेम्परेचर करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। अरे यार फिर ध्यान है ना, एंडोथर्मिक के लिए हायर टेम्परेचर। तो दिन के टाइम में टेम्परेचर ज्यादा है तो उस समय ज्यादा वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी है एयर करने की। तो मान लो उस टाइम पे ज्यादा वाटर आ गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 पहुंच गई। शाम तक आते आते पता चला टेम्परेचर डिप हुआ और रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 500 के भी ऊपर चली गई, और शाम के टाइम में जो टेम्परेचर इसको सूट कर रहा था वो 500 के ही आसपास था। तो क्या होगा? कंडेंसेशन प्रोसेस। और वो अगर एक लेवल से ज्यादा बढ़ गया तो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, बारिश होने लग जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन, और इसी पे बेस्ड पूरा मतलब फेज ट्रांसफर, फेज इक्विलिब्रिया होता है, जो मैंने आपको H2O लिक्विड से लेकर के H2O वेपर समझाया। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, बहुत जबरदस्त वाले नहीं, बट एक डिसेंट इनफ वाले न्यूमेरिकल्स आपको जो भी असाइनमेंट मिलेगा उसके अंदर रहेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट बस यही लगा के चलना है कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता कैसे है, इक्विलिब्रियम प्रेशर को, केपी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये जस्ट एक थ्योरेटिकल पॉइंट था आपको समझाने के लिए। न्यूमेरिकल जब आएंगे तो आप खुद करना। चलो, हो सकता है बेटा, मैंने तो बोला है कि जिस टेम्परेचर पे मैंने किया है उस टेम्परेचर पे सिर्फ यहीं तक टूटा है, और हायर टेम्परेचर करोगे तो और वाटर मॉलिक्यूल निकल सकते हैं। बन जाए, बिल्कुल बन जाए, बिल्कुल बन जाएगा। एनहाइड्रस रखोगे तो बिल्कुल। जैसे अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, मान लो कॉपर सल्फेट तुमने लिया एनहाइड्रस सॉलिड, और तुम्हें पता है कि ये CuSO4.5H2O का ये कंपाउंड बना सकता है, यहां 5H2O से कंबाइन करना पड़ेगा। अब आप क्या, ये तो केमिकल रिएक्शन है, कंटेनर में क्या ले रहे हो आप? कंटेनर में आपने मान लो सिर्फ कॉपर सल्फेट लिया और आप चाहते हो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए। तो अगर सिर्फ ये लिया है और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है ही, तो वो इसके साथ कंबाइन करके पक्का पीछे आएगा, क्योंकि ये कुछ अभी बना ही नहीं है। तो थोड़े टाइम बाद ये 5H2O से कंबाइन करेगा,
एंड इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर CuSO4.5H2O देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इस कंटेनर में अगर तुमने कुछ ऐसा कर लिया कि CuSO4.5H2O ले लिया और इसके अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट था H2O का, तब कंडीशन है इक्विलिब्रियम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आ कब सकता है? जब मॉइस्चर का जो पहले से प्रेजेंट है उसका जो प्रेशर है, वो जो हम अभी प्रेशर निकाल रहे थे केपी से, प्रेशर ड्यू टू H2O वेपर, ये इक्विलिब्रियम से मान लो निकाल रहे थे, प्रेशर ड्यू टू इक्विलिब्रियम से जैसे निकाल रहे थे, वो इससे रिलेट कर रहे थे ना, केपी इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ H2O टू द पावर 5। अब यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 था क्योंकि 4। इससे जो वैल्यू निकल रही है उससे ज्यादा प्रेशर हुआ, तो इसका मतलब ये पीछे आना चाहेगा। ये अगर नहीं है तो पीछे आ ही नहीं पाएगा। इससे अगर कम हो गया, किस वैल्यू से, ये जो मॉइस्चर का प्रेशर है इससे जो पी नॉट में निकाल के आ रहा हूं उससे कम हो गया, तो ये मोर फॉरवर्ड जाएगा, तब इक्विलिब्रियम बन सकता है। क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए हर एक रिएक्टेंट, हर एक प्रोडक्ट चाहिए हमें मिक्सचर में, तभी इक्विलिब्रियम पॉइंट। At equilibrium point we need all the reactants and product। आप ये नहीं बोल सकते इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो गया बट एक रिएक्टेंट उसमें से गायब ही, कैसे हो गया भाई? एक रिएक्टेंट गायब होने का मतलब उसका एक्टिव मास 0 है। अरे जो रिएक्टेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसका एक्टिव मास तो 0 हो जाएगा ना, फिर उसका कोई मोल ही नहीं है। 1 भी मत लेना, ये मत बोलना सर इसका तो अभी आपने बताया था सॉलिड है तो 1। अरे 1 तब जब ये कुछ भी अमाउंट में प्रेजेंट है, जब है ही नहीं, दुनिया में ही नहीं है, तो कैसा 1? 1 तो एक हाइपोथेसिस है ना, कैसे ले रहे हैं? क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है, इस वजह से। जब वैल्यू ही 0 है, उसका अमाउंट ही कुछ नहीं है, तब तो उसको हमें खत्म करके रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इस पे, आप देखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया केपी का एप्लीकेशन बेटा। अभी आते हैं थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड स्पेशली जब हमें 2 रिएक्शन दिए होते हैं, तीसरे रिएक्शन का निकालना होता है, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे रिलेट करते हैं। ओके, लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो, सबसे पहला पॉइंट, आपको पता है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। लिखो, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। The value of equilibrium constant for a given reaction depends on temperature only। ये पहले भी लिखवा चुका हूं, उसी पॉइंट को रिपीट करा। रिलेशन क्या है भाई? अगर आपको K2 निकालना है T2 टेम्परेचर पे, तो आपको ध्यान है डेल्टा H अपॉन 2.303 और 1 अपॉन T, where K2 is the equilibrium constant at temperature T2। K2 is equilibrium constant at temperature T2 and K1 is equilibrium constant at temperature T1। सबको समझ में आ रहा है? बोलो। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट, अगर मान लो किसी रिएक्शन जो भी लिखा हुआ है A से B और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, if reaction this have equilibrium constant K, then अगर मैं इसको 2A करूं, ये 2B बन जाए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी K²। समझ में आता है? सीधा सीधा है। अरे बाबा, ये K की वैल्यू क्या लिखते हो आप? B/A। यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या लिखोगे? B/A का होल स्क्वायर। तो B/A ऊपर वाले से उठा के रख देंगे, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज सेम। अंडरस्टूड है? टेम्परेचर बदल दोगे गड़बड़ हो जाएगा। एट सेम टेम्परेचर, इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये Na से Nb जा रहा है, N से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K पे पावर N हो जाएगा। आप याद करो डेल्टा H, जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, तो 1 मोल से अगर डेल्टा H आ रहा है तो 2 मोल करने से 2 डेल्टा H आता है, N टाइम्स डेल्टा H आता है।
जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पावर में चला जाता है। तो डिफरेंस है ना, ठीक है, तो ध्यान रखना। गॉट इट? लिखो, इफ द रिएक्शन A ट्रांसफॉर्मिंग इनटू B हैविंग equilibrium constant K, then 2A 2B will have equilibrium constant K square, NA NB will have equilibrium constant K to the power n. This is one of the property that you have to use while solving the problems. मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बदलने से कहानी बदलती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? बिल्कुल बदलती है, बदलना भी चाहिए, ठीक है। मिटा दो इसको। चलो एक एक करके मैं आपको और भी प्रॉपर्टीज लिखवाता हूं। दूसरा एक प्रॉपर्टी है, इफ पॉइंट वाइज अपना लिखते हैं ना, A to B have equilibrium constant K, then B to A will have equilibrium constant 1 by K। आ रहा है क्या समझ में? क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे हम लोग? A by B। आ रहा है बात समझ में? A by B, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखेंगे? B by A। तो B by A is K, then A by B will be 1 by K। तो यानी रिवर्स, जबकि डेल्टा एच में क्या था, ये डेल्टा एच है तो ये माइनस टाइम डेल्टा एच। साथ के साथ वो भी दिमाग में लेके आओ ताकि हम रिलेट कर सकें। क्या सभी को समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, नोट करके, मतलब अगला पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं। अगला पॉइंट कौन सा है? बड़ा आसान सा है, देख इधर ध्यान से देखो। अगर मान लो A से B हैव K1 एंड B से C हैव K2 एंड C से D हैव K3, और आपको पता है कि अगर इन तीनों रिएक्शन को ऐड करने से चौथा मिलता है विच इज A से D, K4 है और ये फोर्थ रिएक्शन है, तो आप एक कहानी लिख सकते हो, सिंस 1 + 2 + 3 गिव्स आउट फोर्थ इक्वेशन। आपको याद है डेल्टा एच में सीधा जुड़ जाता था, उसी को क्या बोलते थे? हेस लॉ। मजे की बात यह है, यहां जब प्लस करके कोई रिएक्शन बनता है तो यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। K1 × K2 × K3 विल गिव यू K4। ट्राई करके देखो, क्या प्रूव करें इसको? देख, K1 की वैल्यू क्या है? B by A। K2 क्या है? C by B। K3 क्या है? D by C। एंड K4 क्या है? D by A। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो, B by A इंटू C by B इंटू D by C, C से C गया, B से B गया, D by A बचा, और यही क्या आ रहा है? K4। दैट्स हाउ वी आर डूइंग। तो इन्हीं में से एक प्रॉपर्टी आपको यूज करना था जो कल असाइनमेंट दिया था आपको, जो वर्क दिया था आपको करने के लिए, लास्ट प्रॉब्लम। और उसमें मैं बोल रहा हूं कि चलो ये अभी मैं बता रहा हूं, बट तुम लिख करके मैनिपुलेट करते तो आराम से आ जाता, कुछ नया चीज नहीं आया, भी कई सारे बच्चों ने किया भी है उसको। ठीक है, अभी समझ में आ गया? तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं इसका, सिर्फ एक, क्योंकि हेस लॉ थर्मोडायनेमिक्स में आपने ये देखा है कि हमारा काम एट द एंड कहां तक है, सिर्फ ये बताना किसको किसको जोड़ने से क्या मिल रहा है। और यहां पे कहानी क्या है, जिनको ऐड करोगे उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट फाइनल वाले के बराबर होंगे। सिर्फ ये पॉइंट दिमाग में रखना है और कुछ नहीं रखना। चलो क्वेश्चन लिखो तो, consider the following gaseous equilibrium, consider the following gaseous equilibrium। मिटा दो ये सर मिटा।
Consider the following gaseous equilibrium. Write it down, everyone. N2 plus 3H2 forming 2 ammonia. The next one is N2 plus O2 forming 2NO. The third one is H2 plus half O2 गिविंग H2O. ध्यान देना, इसने लिखा हुआ है गैसियस इक्विलिब्रियम, इसका मतलब टेम्परेचर अप रखा है, H2O को लिक्विड मत रख देना, ठीक है ना, टेम्परेचर हायर रखा हुआ है। और इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, K2 एंड K3 है। इन तीनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हुए हैं। देन फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन टू अमोनिया plus 5/2 O2 forming 2NO plus 3H2O. ये K4 का वैल्यू निकालना है आपको इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टूड है। किसके टर्म्स में? K1, K2, K3 एंड ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम सेम टेम्परेचर पे ही हो रहे हैं, T0 पे, T0 पे, T0 पे, T0 पे। टेम्परेचर बदल दिया, मान लो ये T0 देके ये 2T0 पे पूछ दिया, तो पहले आप T0 पे निकालो और T0 से 2T0 का इक्वेशन बताया, log K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303। तो इस बात का ध्यान रखना, बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल में टेम्परेचर भी बदल देगा। जल्दी निकालिए बेटा इसको। कौन सा है? अच्छा चलो, अच्छी बात है, वेरी गुड। सिंपल है ना। देखो, आपको जैसे H लॉ लगाते हो ना, वैसे पहले फॉर्मुलेट करना है कि ये रिएक्शन इनमें क्या जोड़ने घटाने से ये पहुंचने वाला है। तो ये बताओ मुझे, अमोनिया किधर मिल रहा है? टू लेफ्ट साइड में। अमोनिया कहाँ है? यहाँ है। तो मेरे को इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो इसको उल्टा करेंगे तो यानी 2 अमोनिया गिविंग N2 plus 3H2। तो बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1 हो गया। अच्छा, O2 पे मत ध्यान देना क्योंकि O2 कई जगह है। मैंने बोला था ध्यान उस पे देना जो रिएक्टेंट एक ही जगह हो या प्रोडक्ट एक ही जगह हो पूरे रिएक्शन में। 2NO, NO देखो कहां कहां पे है? एक ही जगह। ग्रेट। तो ये प्रोडक्ट में है, ये भी प्रोडक्ट, यानी इसको एज इट इज लिख देना है, N2 plus O2 2NO। क्या समझ में आ रहा है? 2NO। और फिर हमें H2O3 चाहिए, H2O भी एक जगह है, तो यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3H2 plus 3/2 O2 विल फॉर्म 3H2O। और कितने लोग करें इसका? K3 नहीं बल्कि K3 का। अब तुम जरा जोड़ के देखो ये तीनों रिएक्शन को, तीनों को जोड़ करके देखो, बन जाएगा ना, ये आ ही जाएगा। देखो ना, 2 अमोनिया आ गया लेफ्ट साइड में, H2 यहाँ 3 है और ये 3 गायब हो गया, N2 यहाँ का यहाँ गायब हो गया, ऑक्सीजन 3/2 O2 प्लस O2 कितना? 5/2 O2 मिल रहा है क्या? और ये 2NO प्लस 3H2 मिल गया। अब क्योंकि तुम्हें पता है कि ये रिएक्शन इन तीनों को जोड़ने से आया है, तो इसलिए जो भी इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थे उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? K3 का क्यूब इंटू K2 इंटू 1/K1। दिस विल बी द आंसर। डिड यू गेट इट? ऐसे करके निकाल। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने इसमें यूज कर ली, उल्टा करने वाला भी, मल्टीप्लाई करने वाला भी,
सभी यूज कर लिया, क्यों बोला, एक ही क्वेश्चन में तीनों यूज हो गए। समझ में आया सभी को? ग्रेट। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब हेडिंग डालो, क्वेश्चन नहीं बल्कि ये कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग डालिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हालांकि पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको काफी कुछ स्पेसिफाई कर दिया था। आज मैं केपी एंड अल्फा में रिलेशन क्या होता है उसको बताएंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको डिनोट किससे करते हैं? अल्फा से। व्हाट इज अल्फा? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली। बस एक ही फॉर्मूला ध्यान रखो। अब मैं एग्जांपल आपको रिलेट कराता हूं। जैसे मान लो मैंने एक लिया, ए से बी प्लस सी बन रहा है। दूसरा एक रिएक्शन लिया, 2A से 2B प्लस सी बन रहा है। एंड तीसरा एग्जांपल लिया, 3A प्लस 2B गिविंग आउट C प्लस D। ओके। और इनके इनिशियल मोल मैंने लिए हुए हैं, इनिशियल मोल A0, इसका भी A0, इसका भी A0, और ये B0 ले लिया। जनरल टाइम T पे जब भी ये रिएक्ट करेंगे तो इसका एक मोल टूटेगा तो इसका एक और एक बनेगा, तो X टूटेगा तो इसका X और X बनेगा। ये मोल्स कंज्यूम्ड, ये कंज्यूम्ड और ये प्रोड्यूस्ड। यहां 2x कंज्यूम होगा, ये 2x बनेगा, ये x बनेगा। क्या समझ में आ रहा है? एरो अप का मतलब बन रहा है। ये 3x कंज्यूम होगा, ये 2x कंज्यूम होगा, और ये x एंड x बनेगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? अब आपसे मैं पूछूं कि जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा तो x वैल्यू तो फिक्स हो जाएगा ना। स्टार्टिंग में ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आते आते फिक्स हो गया। तो कितना कंज्यूम हुआ? a, x लिया कितना था? A0। तो अल्फा ए विल बी रिटन एज x अपॉन A0। यहां a का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे लिखेंगे? 2x अपॉन A0। यहां अल्फा क्या लिखो? अल्फा b यहां पे क्या लिखोगे? 2x अपॉन B। कितना मोल किसका रिएक्ट किया? कंज्यूम हुआ, टूटा, एक ही बात है। डिसोसिएटेड, कंज्यूम्ड, रिएक्टेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में करेंगे, वॉल्यूम अगर सेम है तो कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल नीचे रहेगा, जितना कंज्यूम हो गया उसका पार्ट वो ऊपर रहेगा। एंड दैट्स हाउ यू आर सपोज टू। प्लीज राइट इट डाउन दीज थ्री। फिर इस पे क्वेश्चन देता हूं मैं एक करने के लिए। लिखो, इसको खत्म करो।
लिखो, consider a gaseous equilibrium 2A gas breaking down into 2B plus C. Consider a gaseous equilibrium 2A breaking down into 2B plus C in a closed container at 300 Kelvin. देखो, लिख लिया आंसर? If the initial mole of A is 2 and the volume of container is 1 liter, then find equilibrium constant. Kc if equilibrium if 1 mole of C is formed at equilibrium. 1 mole of C is formed at equilibrium. Also calculate degree of dissociation of A. हाँ, बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? क्या सी का दिया है? हाँ, बस वो उसी के बारे में सब इंफॉर्मेशन क्यों देगा? उतना ही दिया है जिससे आप निकाल सको. चलिए एवरीवन, यू हैव 1 minute फॉर दिस प्रॉब्लम. You have to figure out equilibrium constant at the same time, और क्या बोला है? Degree of dissociation of A. 1 mole of C is formed. 1 minute. इनिशियल मोल कितना लिया था मैंने? हाँ, सही बात बोल रहे हो. तो एक काम करो, थोड़ा सा चेंज कर लो, इसका 3 मोल ले लो. हाँ, ए का थोड़ा सा चेंज कर लो. If 3 mole of A is taken initially, वो जो हमने लिया था ना 2 मोल, उसके जगह 3 कर लो and then calculate. फिजिकल के क्वेश्चन को करने का सबसे जो बेसिक लेआउट है कि आप कंटेनर बना करके जो भी डेटा दिया हुआ है उससे पिक्चराइज करो कि हो क्या रहा है. उसके बाद स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस वगैरह, उसमें क्या यूज होने वाले. उसके डेटा को एक्सट्रैक्ट करके पहले एक जगह सारा लिखो, क्या दिया हुआ है, क्या क्या कहानियां दी हुई हैं, ताकि आप उसको प्रोसेस.
आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, इजी क्वेश्चन था ये। बताओ क्या आप इसको लिखोगे एट इक्विलिब्रियम इट विल बी 3 माइनस 2x एंड ये होगा 2x एंड ये होगा x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ C एट इक्विलिब्रियम इज 1 विच इज इक्वल टू x विच यू ऑलरेडी नो। x पता चल गया तो यार पहले हम अल्फा निकाल लेते हैं का 2x बाई 3, 2 इंटू 1 बाई 3, 2 बाई 3 आ गया क्या? और केसी कितना आएगा बेटा? हाँ जी, कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर इंटू सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है क्या? अच्छा जी, बी कितना है? 2x, वॉल्यूम 1 लीटर लिया है तो जो मोल वही कंसंट्रेशन, तो बी का यानी 2x, 2x बोले तो 2 आ गया क्या? इंटू ये 1 अपॉन ये कितना बचा था, तो आंसर कितना आ गया? कितने लोगों का सही हुआ? चलो अब इसके बाद मैं सीधा आपको एक IIT JEE का क्वेश्चन देने जा रहा हूं, बहुत ही मजेदार है, लेकिन उसका एक पार्ट पहले देता हूं फिर दूसरा पूछते हैं। पहला पार्ट ये है, कंसिडर एन इक्विलिब्रियम, गैसियस इक्विलिब्रियम, राइट इट डाउन। कंसिडर अ गैसियस इक्विलिब्रियम कौन सा गैसियस इक्विलिब्रियम है? वेयर PCl5 gas is dissociating into PCl3 gas and Cl2. Yes, of course, the same reaction. It is asking you to derive the relation between Kp total pressure and degree of dissociation alpha. Derive the relation between Kp total pressure and degree of dissociation alpha, which means एक ही reactant है ना, तो PCl5 का degree of dissociation आपको दिया। Derive the relation. करिए। और कुछ आना ही नहीं चाहिए, उस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ ये तीन चीजें दिखाई देनी चाहिए, केपी, अल्फा एंड टोटल प्रेशर पीटी। कर लिया? Anyone? No? चलो, let's check if you are on the right path to solve this question. एक बार देखते हैं आप लोग कहां तक पहुंचे अपने आप से। ठीक है, इजी है वैसे। इसका आंसर बता दे रहा हूं क्या आएगा। Kp will be equal to alpha square 1 minus alpha square into Pt. This will be the final expression. आ जाओ देखते हैं कैसे निकालना है। कुछ नहीं करना है यार, इसका इनिशियल मोल मान लो A0 है, तो A0 में से x गया तो ये कितना बनेगा, x एन x। क्या कोई दिक्कत? क्या बोलो। अब तुम बॉक्स बनाओ, इस बॉक्स के अंदर की पूरी कहानी लिखो। PCl3, PCl2 एंड PCl5 इनके मोल्स लिखते हैं। कितना है इसका? x x एंड A0 माइनस x।
एंड टोटल मोल लिखते हैं। टोटल मोल कितना आएगा, सब जोड़ लो, ए नॉट प्लस एक्स आएगा। बोलो दिख रहा है क्या? अब एक बात बताओ, आपको पता है कि केपी जब भी हम लिखते हैं तो उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 लिखना होता है। एंड पार्शियल प्रेशर को टोटल प्रेशर में हमने एक्सप्रेस करना सीखा है मोल फ्रैक्शन के टर्म में, ये सुनो। एंड वी नो दैट partial pressure is equal to mole fraction into total pressure using Dalton's law of partial। तो अब जिसका चाहिए उसका लिखेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 is equal to mole fraction of PCl3। मोल फ्रैक्शन PCl3 का कितना है, उसका मोल अपॉन टोटल मोल, बोलो इनटू PT। क्या समझ में आ रहा है? अरे पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एक लिख के दिखा दे रहा हूं, मोल fraction of PCl3 into PT। Mole fraction of PCl3 is mole of PCl3 which is x upon total mole A naught plus x into PT। क्या समझ में आया? ऐसे ही दूसरा हो जाएगा x upon A naught plus x into PT, क्योंकि दोनों का तो सेम ही मोल बन रहा है, डिवाइडेड बाई कितने लोग कह रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस। इसका मोल कितना है, A naught माइनस अपॉन टोटल मोल A naught प्लस x। तो क्या PT PT कट गया, एक PT बचा रह गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है तुम्हें, ठीक है। A नॉट ये भी कट गया, आंसर क्या आ गया ऊपर, एक्स स्क्वायर अपॉन A नॉट माइनस एक्स इंटू A नॉट प्लस एक्स इंटू PT। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? अभी कितने लोग कहेंगे कि सर हमें x भी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन में क्या पूछा है, अल्फा के टर्म में। अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x अपॉन A नॉट। तो x की वैल्यू A नॉट अल्फा लिख लेंगे, ये पूरा रिप्लेस करो हर जगह। तो Kp का एक्सप्रेशन देखो, ऊपर भी A नॉट आ जाएगा स्क्वायर में, अल्फा स्क्वायर A नॉट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू PT अपॉन A नॉट माइनस एक्स, A नॉट प्लस एक्स मिलकर क्या हो जाएंगे, A नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, A नॉट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। अभी कितने लोग कह रहे हैं A नॉट स्क्वायर कॉमन ले लो, ऊपर नीचे से गायब हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू PT। दिस इज के एक्चुअली, चलो ये तो मैंने पहला पार्ट कराया तुम्हें, पहले तो ये पूछा नहीं था, पूछा ये था कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन Kp if degree of dissociation is increased keeping the temperature constant। What will be the impact on Kp if degree of dissociation alpha is increased keeping the temperature constant? What will be your answer? Will it increase or decrease? The question is, what will be the impact on Kp if the degree of dissociation, which is alpha, is increased keeping the temperature constant? Huh? No change is the right answer। फिर hypnotize हो गए तुम लोग। Equilibrium constant Kp is not your relative who will change with anything। It is equilibrium constant। If temperature remains same, it will remain same। ठीक है, कितना घुमाया देखो, आपको डिराइव करा के लेके आए यहाँ, अब आपको कितना बेवकूफ बना रहे हैं कि अल्फा। अब इसका अगला वर्जन आता है क्वेश्चन का, वो ये आता है कि आपको लिखेगा कि अगर 1 atm पे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.1 है, तो बताओ कौन से प्रेशर पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2 हो जाएगा। कुछ दिक्कत नहीं है यार, क्योंकि ये फिक्स्ड है। तो ये P1 अल्फा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 अल्फा 2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये बदलता नहीं है। तुम सोचो इतना ही छोटे से पॉइंट को कितने लेयर्स में आपसे पूछा जा सकता है। एक भी जगह आप कंफ्यूज हुए ना, गेम हो जाएगा आपको, अब वो पता ही नहीं चलेगा यार अल्फा निकालना कैसे, क्योंकि इसके बाद का ही वो क्वेश्चन है। क्या समझ में आया? क्या वो कराने की जरूरत है कि एक एटीएम पे इतना है तो बताओ कितने प्रेशर पे वो 0.2 एटीएम मतलब 0.2 हो जाएगा डिग्री? नहीं, कुछ कराने की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन करा लिया, आपको समझा दिया, दिमाग में बिठाओ कुछ चीजें, हर चीज नोटबुक में लिख करके नहीं करना। आपके लिए होमवर्क देता हूं मैं कुछ। होमवर्क ये है कि डिराइव द सेम रिलेशन Kp अल्फा एंड टोटल प्रेशर फॉर दिस इक्विलिब्रियम
N2O4 ब्रेकिंग डाउन इनटू 2NO2, इसके लिए करके आना। करके आओगे? हाँ, ये करके आना, और जो मैं असाइनमेंट दूंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके आना। ठीक है, तो चलो एलसीपी अभी रह गया है, विच इज वेरी स्मॉल टॉपिक, बट अगेन डिस्कशन भी कर लेंगे, तो एक और क्लास ले लेते हैं इक्विलिब्रियम पे। वी आर डन फॉर टुडे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर द क्लास।